आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी प्रेस बंधुओं का स्वागत है। आज हमारे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनियर डिप्लोमेट जो एम्बेसडर रह चुके हैं और हमारे जन स्वराज के नेशनल स्पोक्स पर्सन, जन स्वराज के जनरल सेक्रेटरी भी हैं वो, और मसीउद्दीन साहब जो हमारे सीनियर स्पोक्स पर्सन हैं वो हमारे साथ हैं। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी गई है वो पिछले कुछ दिनों से आप लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ की जो सरकार है उसके जो मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, इस सरकार ने पिछले कुछ दिनों से काफी रेवड़ियां बांटने का काम शुरू किया है, एक तरीके से प्रलोभन देने का काम शुरू किया है, जिससे यहाँ के राजस्व पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। वो कितना बोझ है, किस तरीके से है, इस तमाम चीजों पे आज हम लोग आपको बताएंगे और मैं चाहूंगा कि इस पर विस्तृत जानकारी आपको हमारे सीनियर स्पोक्स पर्सन देंगे जो हमारे साथ हैं। पवन वर्मा जी, श्री पवन वर्मा जी। नमस्कार, मेरा नाम पवन वर्मा है। बहुत से लोगों से तो मैं परिचित हूँ। मैं पहले जेडीयू का भी राष्ट्रीय प्रवक्ता था, नेशनल जनरल सेक्रेटरी था। तो मैं आपके भी सवाल लूंगा, जो चाहे आप चाहे पूछ सकते हैं। पर एक विषय है जिस पर मैं खास तौर से आपके माध्यम से आपका भी और बिहार की जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और मैं ये सिर्फ एक जन स्वराज के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पहलू से नहीं बोल रहा हूं। इसमें एक बड़ा मुद्दा भी शामिल है कि आखिरकार जिस लोकतंत्र की हमारे संविधान ने कल्पना की थी उसमें कहां तक ये जायज है कि चुनाव के ठीक पहले 5 साल के लगातार काम करने के एवज में आप जो प्रधानमंत्री ने एक शब्द इस्तेमाल किया था, रेवड़ियां बांट रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि रेवड़ियां बांटना गलत है। अब आज सवाल तो उनसे भी पूछा जा सकता है कि आपकी ही एनडीए की सरकार है और जिस तरह से बिना किसी फाइनेंशियल प्रूडेंस यानी राजस्व पर कोई ध्यान दिए बगैर ये भी स्पष्ट न होना कि आखिरकार इन रेवड़ियों के लिए पैसा आएगा कहां से। आनन फानन में चुनाव के ठीक पहले आप जो चाहे जनता को प्रलोभन के रूप में देने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे समझ में और जनस्वराज के समझ में इसमें एक अनैतिकता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आने के पहले जितना हम प्रलोभन दे सकते हैं दे दे, चाहे उसको पूरा करने का सामर्थ्य हमारे में हो या ना हो, या उसके पूरे करने की हम कोई पुष्टि दे सकें। जो आज राजस्व की, जो रेवेन्यू की, जो बजट की हालत है उसको मद्देनजर रखते हुए अब आप 1 मिनट के लिए इस परिप्रेक्ष्य में देखिए, जो नए रेवड़ियां बांटी जा रही हैं चुनाव के ठीक पहले, उनके ऊपर खर्चा होगा 33,926 करोड़। पहले ही सरकार ने ऋण लिया हुआ है 16,000 करोड़ का वर्ल्ड बैंक से, और इस कर्जे की
अब जो ग्राफ आप देखेंगे, जिस तरह से ये उस प्रदेश पर कर्जे का दबाव है वो कैसे बढ़ रहा है। 2023-24 में कर्ज था 3,32,740 करोड़। 2024-25 में वो बढ़ के हो गया 3,62,036 करोड़ और 2025-26 में वो कर्ज हो गया 4,06,476 करोड़। ये तो कर्ज है, उसकी सर्विसिंग की अभी बात ही नहीं हो रही है। नए रेवड़ियों पे खर्चा होगा 36,000 करोड़। अभी तुरंत इसके रेवड़ियों के साथ साथ आपने 16,000 करोड़ का ऋण कर्ज लिया हुआ है वर्ल्ड बैंक से। टोटल कर्जा जो आपको देना है वो है 4,06,476 करोड़। तो सिर्फ ब्याज इस पर देने के लिए हर दिन करीब 63 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज चुकाने में जाएंगे। ये कहां से देगी बिहार की सरकार? कोई उसने प्रावधान किया है? कोई प्लानिंग की है? ये वायदे जो किए हैं क्या कोई सुनियोजित ढंग से किए हैं? कोई आज तक तर्क या तथ्य बताया है कि जो हम वायदे कर रहे हैं उनको पूरा कैसे करेंगे? आपने महिला रोजगार योजना के लिए अब आपको चाहिए 30,000 करोड़। अगर आपको 2,000 करोड़ अभी आपने निकाला है, आप ये बताइए कि महिला रोजगार योजना में पहली किस्त देने में आपका 2,000 करोड़ खर्च हुआ है, जबकि पूरी योजना को कार्यान्वित होने के लिए आपको 30,000 करोड़ चाहिए होंगे। वो बाकी 28,000 करोड़ कहां से आएंगे? बिहार वैसे भी आप सब जानते हैं देश का सबसे पिछड़ा और सबसे गरीब प्रदेश है, जहां प्रति व्यक्ति आय सबसे निम्न है। तो ऐसी राजनीति जिसमें किसी तरह चुनाव के वक्त सत्ता मिल जाए, उसके लिए किसी भी तरह के वायदे करके जनता को प्रलोभन दे करके सत्ता के लिए लड़ाई लड़ना, लड़ाई भी मैं क्या कहूं, सत्ता के लिए लोगों को बरगलाना, उनको धोखा देने की साजिश करना कि अभी तो हम कह रहे हैं, बाद में करा या ना किया वो तो देखा जाएगा। ये कैसी राजनीति है? इसकी जवाबदेही कौन लेगा? क्या बिहार के जनता के साथ जो ये खेल खेला जा रहा है, जो धोखाधड़ी करी जा रही है, वो किस मापदंड पर सही है?